तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग 4 प्रमुख खबरों को डिस्कस करने जा रहे हैं और ये चारों की चारों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कुछ चीजों के खुलासे भी होंगे क्योंकि भारत के ऊपर रशिया को हथियार निर्यात करने का आरोप लगाया जाता है और भारत को कसूरवार ठहराया जाता है कि रशिया इतने सैंक्शंस के बावजूद इतने सारे वेपन्स कैसे बना पा रहा है। अब अगर यहीं पर कोई यूरोपियन विभीषण निकल आए तो फिर अमेरिका क्या करेगा। तो इन सभी चीजों को डिस्कस करने जा रहे हैं। आप बस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले तो बात कर ली जाए तेल के खेल की। देखिए कई सारे इस तरह के आर्टिकल अब छपने लगे हैं कि भारत तेल का खेल सीख गया है और यहाँ पर भारत द्वारा सऊदी अरब तक को नहीं छोड़ा गया है और सऊदी अरब जो कि तेल की दलाली करना शुरू कर चुका था उसे इस बार मुंह की खानी पड़ी है। दरअसल हो ये रहा था कि सऊदी अरब और बाकी के उसके इन्फ्लुएंस वाले देशों ने प्रोडक्शन कट लगा रखा है। हम सभी जानते हैं कि जितनी जरूरत है इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की उतना वो सप्लाई नहीं कर पा रहा है। अब इस तरह से कस्टमर्स की डिमांड पूरी करने के लिए इन्होंने किया शुरुआत में ये कि रशिया से उसका क्रूड ऑयल खरीदना शुरू कर दिया। अब रशिया से क्रूड ऑयल ये लोग सस्ते दरों पर खरीदते थे, उसके बाद उसे इंटरनेशनल मार्केट में जो करंट रेट है उसके अनुसार ये लोग बेचा करते थे और बीच का मुनाफा शुद्ध रूप से ये लोग अपने पास रख लेते थे। कहने का मतलब रशियन तेल ये लोग अपने देश में लाते ही नहीं थे, बस वहीं के वहीं डील करके उसके ऊपर का मुनाफा ले लेते थे। लेकिन हम लोग अब देख पा रहे हैं कि भारत द्वारा काफी बड़ी मात्रा में रशियन तेल खरीदा जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में रशिया भी इन्हीं देशों को प्रायोरिटी दे रहा है क्योंकि उन्हें पता है कि भारत हो, चाइना हो या बाकी के कुछ जरूरतमंद देश हो, ये लोग अपनी खुद की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए तेल खरीद रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में वो सऊदी अरब जैसे अवसरवादी देशों को तेल सप्लाई न करते हुए जरूरतमंद देशों को प्रायोरिटी दे रहा है और इसी का असर देखने के लिए ये मिला है कि भारत की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए सारा का सारा माल रशिया द्वारा भारत भेजा जा रहा है और सऊदी अरब को नहीं दिया जा रहा है। अब सऊदी अरेबिया करे तो क्या करे, इस वजह से उसने अब कुवैत से माल खरीदना शुरू कर दिया है और उसके बाद फिर वो वाला माल अपने कस्टमर्स को डिलीवर करता है। तो कहने का मतलब बीच में जो दलाली खाने के लिए मिल रही थी वो अब बंद हो चुकी है क्योंकि कुवैत जो है वो डेफिनेटली रशिया वाले रेट पर तो क्रूड ऑयल देगा नहीं, इंटरनेशनल मार्केट के रेट पर ही देगा। तो इनका हाई लेवल का खेल और इनकी मोनोपोली दोनों ही भारत अपने मूव से लगातार तोड़ते जा रहा है। अब अगली खबर तेजस से जुड़ी है और बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है। देखिए इस समय हम जानते हैं कि तेजस के लिए इंजन समय पर नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन आज नहीं तो कल उनकी डिलीवरी सही समय पर शुरू हो ही जाएगी। लेकिन हम लोग हमारी तरफ से कोई कसर न छोड़ें, इसके लिए एचएएल द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अब हमारी योजना कुछ इस तरह की थी कि नासिक में जो हमारे पास विमान मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उसके जरिए हम लोग सालाना कम से कम 8 तेजस मार्क 1A का प्रोडक्शन करें, जिससे कि हमारा एनुअल रेट 16 से बढ़कर 24 हो जाए। क्योंकि बाकी जगहों पर हम लोग 16 तेजस बना ही पाते हैं, 8 विमान अगर नासिक से बन जाते हैं तो आंकड़ा हम लोग 24 तक पहुंचा सकते हैं। और वैसे भी अमेरिका द्वारा प्रॉमिस किया गया है कि 1 महीने में 2 इंजन भेजे जाएंगे, तो अल्टीमेटली हमें 12 महीनों में 24 इंजन मिलेंगे। तो उसका इस्तेमाल हम लोग भरपूर करने जा रहे हैं। इसी वजह से नासिक फैसिलिटी को फिर से सुधारना, उसकी ओवरहॉलिंग, रिपेयर, मेंटेनेंस करना शुरू कर दिया गया था और बताया जा रहा है कि ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है और तेजस के प्रोडक्शन के लिए पूरी तरह से ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। इसके लिए बताया जा रहा है कि यहाँ पर वर्कफोर्स भेजा गया है, मशीनरीज भेजी गई है, अन्य कई तरह के विमान मैन्युफैक्चरिंग उपकरण भेजे गए हैं और एक पूरी की पूरी फैसिलिटी सुसज्जित तरीके से लगाई जा रही है। और बताया जा रहा है कि अगले महीने के अंत तक तेजस का निर्माण यहाँ पर शुरू हो जाएगा और ये जो फाइनेंशियल ईयर है 2024-25 ये खत्म होने से पहले कम से कम 3 विमान यहाँ से तैयार किए जाएंगे। और ये फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है जैसा हम जानते हैं कि अप्रैल 2025 में, तब तक 3 विमान यहाँ से बनकर तैयार हो जाएंगे। उसके बाद अगले साल से चूंकि पूरा साल भर ये फैसिलिटी चलेगी तो कम्प्लीटली 8 फाइटर जेट यहाँ से मैन्युफैक्चर होने जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि नासिक फैसिलिटी में न केवल तेजस मार्क 1A बल्कि जो हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर 40 है, यानी जैसे हम लोग HTT 40 के नाम से जानते हैं, इन विमानों का निर्माण भी यहाँ पर किया जाएगा, जो कि भारतीय वायुसेना के नए पायलट्स के लिए स्टेज 1 का प्रशिक्षण विमान माना जाता है। यानी शुरुआत HTT 40 से ही की जाती है। अब अगली खबर बहुत ही ज्यादा दयनीय है। ये खबर जानकर आपको रशिया के ऊपर लिटरली तरस आएगा क्योंकि बताया ये जा रहा है कि रशिया का ही पैसा हड़प के उसके ऊपर ब्याज अर्न करके वो सारा का सारा पैसा यूक्रेन को ट्रांसफर कर दिया गया है, जिससे कि हथियार खरीदे जा रहे हैं और वो हथियार रशिया के ऊपर ही बरसाए जा रहे हैं। आप सभी को याद होगा आज से कुछ महीनों पहले हम लोगों ने एक वीडियो में डिस्कस किया था कि भारत द्वारा अपना गोल्ड जो विदेशी बैंकों में जमा है उसे भारत लाना शुरू कर दिया गया है
और इससे न केवल हम लोग ये दर्शा रहे हैं कि हम लोग हमारा गोल्ड खुद सुरक्षित रख सकते हैं अपने देश में, इसके साथ साथ हम लोग इस बात का भी जोखिम कम कर रहे हैं कि इन फ्यूचर अगर हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा दिए जाते हैं तो रशिया की तरह हमारी संपत्ति कोई सीज न कर पाए। अब हम लोग जानते हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर के बाद में अमेरिका हो या फिर यूरोपियन देश हो, इन्होंने रशिया की संपत्तियों को सीज करना शुरू कर दिया और इसके ऊपर बकायदा अर्निंग भी शुरू कर दी। इनमें से कुछ संपत्तियां बेच दी, इसके ऊपर ब्याज भी कमाया और बताया जा रहा है कि उसी का पैसा अब यूक्रेन भेजा जा रहा है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसकी पहली किस्त के तौर पर यूक्रेन को 19 लाख करोड़ रुपए भेजे गए हैं, जिसका इस्तेमाल हथियारों के निर्माण और उनकी खरीद में होगा। दरअसल मैं आपको बता दूं कि जब 2022 में ये युद्ध शुरू हुआ था, उस समय अकेले यूरोपियन यूनियन ने रशिया की 225 बिलियन डॉलर्स की संपत्ति को जब्त कर लिया था। अगर इसे भारतीय करेंसी में देखा जाए तो ये 18,83,000 करोड़ रुपए होती है। आप अनुमान ऐसे लगाइए कि जब भारत के अंदर डीमोनेटाइजेशन हुआ था तो हम लोगों ने जो पेपर करेंसी नोट प्रिंट किए थे वो 14 लाख करोड़ के थे, लेकिन यहाँ पर 18,83,000 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली गई। और इनके द्वारा जो प्रोमिसेस किए गए थे उसके अनुसार यही पैसा अब यूक्रेन को भेजना शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि G7 ने भी रशिया की कम से कम 100 बिलियन डॉलर्स की संपत्ति को सीज किया है। तो इस तरह से रशिया की कुल 325 बिलियन डॉलर्स की रकम ऑलरेडी सीज हो चुकी है, जिस पर बताया जा रहा है कि हर साल कम से कम 3 अरब डॉलर यानी 3 बिलियन डॉलर्स का ब्याज बनता है और वही ब्याज यूक्रेन को भेजा जा रहा है। हालांकि यूरोपियन यूनियन के इस कदम के बाद में रशिया भी बहुत ज्यादा एंग्री हो चुका है और उसने एक कड़ा ऑपरेशन चलाकर बताया जा रहा है कि ईस्टर्न यूक्रेन के 2 गांवों के ऊपर कब्जा कर लिया है। इसके अलावा भी कई सारे क्षेत्रों में रशिया की तरफ से आक्रमण काफी तेज कर दिए गए हैं। और आपको जानकर जब और ज्यादा आश्चर्य होगा और यूरोपियन देशों से एक तरह से चिढ़ हो जाएगी कि ये जो टोटल ब्याज इन्होंने अर्न किया है रशियन संपत्ति को सीज करके, इसका ब्याज तो ये लोग यूक्रेन को भेज रहे हैं, लेकिन केवल 90% ही भेजा जाएगा, क्योंकि इनके कानूनों के अनुसार इस रकम का 10% यूरोपियन यूनियन के बजट में डाला जाएगा। बताइए, मतलब यूरोपियन यूनियन ने अपने बजट से जो अब तक यूक्रेन को हथियार मुहैया करवाए थे, ये उसका भी पैसा सूद सहित वसूल कर रहे हैं। तो अब पता चला कि ये दुनिया क्यों जंगल और यूरोप उसका क्यों बगीचा है। अब रूस भी यहाँ पर धमकियां दे रहा है, इसके अलावा तो कुछ कर नहीं सकता, और कहा है कि इसका काफी दर्दनाक अंजाम आप लोगों को भुगतना पड़ेगा। इसके अलावा रशिया द्वारा भी अमेरिका की संपत्तियां और उसके पैसे वगैरह सीज करना शुरू कर दिए हैं, जो कि उसके अंडर में है, लेकिन इसका फिलहाल कोई डेटा नहीं मिल पाया है। अगर मिलेगा तो मैं आपको स्पेशल वीडियो बनाकर बता दूंगा। अब बात कर ली जाए सबसे प्रमुख खबर की, और वो खबर ये है कि रशिया को भला हथियार निर्माणों के लिए प्रोत्साहन कौन दे रहा है, रॉ मटेरियल कौन भेज रहा है। इसको लेकर रिसेंटली अमेरिका द्वारा भारत के ऊपर आरोप लगाए गए थे और बताया ये गया था कि कई सारे इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, सेमीकंडक्टर वगैरह और ये सारी चीजें रशिया को भारत द्वारा भेजी जा रही है, जिससे रशिया काफी बड़ी मात्रा में अपने हथियार निर्माण कर पा रहा है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि भारी भरकम सैंक्शंस के बावजूद जो रशियन हथियारों का उद्योग है वो फल फूल रहा है और वो अपने कस्टमर्स को चाहे डिलीवर्ड समय पर नहीं कर पा रहा है, लेकिन अपनी जरूरत का सारा हथियार वो प्रॉपर बना पा रहा है। उदाहरण आप ऐसे समझ सकते हैं कि इस साल की शुरुआत तक लॉन्ग रेंज में मार करने की क्षमता रखने वाली मिसाइलें, उनका प्रोडक्शन लगभग 2 गुना हो गया रशिया के अंदर। और बताया ये जा रहा है कि किसी विदेशी मदद के ये सब चीजें संभव नहीं थी, यानी रॉ मटेरियल और बाकी के सब सिस्टम उपकरण वगैरह रशिया को कहीं ना कहीं से तो मिले ही हैं। तो इसके लिए एक्चुअली कल्प्रिट कौन है, क्योंकि दोस्त तो ये लोग भारत को दे रहे थे। तो अब बताया जा रहा है कि इसी के ऊपर रिसर्च की गई, और ये रिसर्च की गई है अमेरिका के CSIS के द्वारा। ये एक थिंक टैंक है, काफी पॉपुलर है, आप जानते होंगे। और इनके अनुसार कुछ डाटा पेश किए गए हैं, जो डाटा खुद भारत की बेगुनाही को दर्शाते हैं। यहाँ पर आप उन देशों का ग्राफ देख पा रहे हैं जिनसे रशिया अपनी मिलिट्री गुड्स को इंपोर्ट करता है। तो इसमें चाइना नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर टर्की है, नंबर 3 पर यूरोप है, इसके बाद नंबर 4 पर भारत है और बाकी के फिर देश आते हैं। तो यहाँ पर भारत की कोई वो नहीं है, यूरोपियन यूनियन का शुरुआर है, इसके अलावा नेटो देश टर्की जिम्मेदार है, चाइना तो खैर रशिया का दोस्त ही है, तो वो तो देगा ही देगा, और सभी लोग जानते भी थे। अब इसका टोटल आंकड़ा भी हम लोग देख लेते हैं वर्ष 2022 से 23 के बीच में। तो अगेन यहाँ पर चाइना सबसे ऊपर है, इसके बाद हांगकांग, ये भी चाइना का ही हिस्सा है, इसके अलावा टर्की है, टर्की के बाद जर्मनी का नंबर निकल कर आ रहा है। बताइए, ये वही जर्मनी है जो भारत के ऊपर इस तरह के आरोप लगा रहा था। उसके बाद में साउथ कोरिया है, साउथ कोरिया वो जो कि रशिया का दुश्मन है। इसके बाद कहीं जाकर भारत का नंबर आता है, फिर UAE, फिर इटली, फिर जापान, फिर फ्रांस।
बताया जा रहा है कि चाइनीज कंपनियों द्वारा सेमीकंडक्टर मुहैया करवाए गए और अलग अलग हथियारों की प्रणालियों को निर्मित करने के लिए इन्होंने नेविगेशन उपकरण, इसके अलावा जेट्स के पुर्जे वगैरह, बॉल बेयरिंग, इस तरह की कई सारी चीजें चाइना द्वारा भेजी गई। इसके अलावा सीएनसी मशीन संबंधित भी आप ग्राफ देख सकते हैं। यहाँ पर भी चाइना नंबर 1 पर है, फिर टर्की है, फिर वियतनाम है, फिर यूरोपियन यूनियन है, इसके बाद भारत है, फिर यूनाइटेड स्टेट है और बाकी के देश आते नीचे। ये वही सीएनसी मशीन है जिसके जरिए काफी क्रूशियल वेपन्स बनाए जाते हैं। कुछ समय पहले चाइना द्वारा पाकिस्तान को भेजी जा रही थी और भारतीय नौसेना ने उसे जब्त की थी, जो कि डुअल यूज में इस्तेमाल की जाती है एक्चुअली। तो ये सारी रिपोर्ट देखने के बाद हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन अगली बार इस तरह के मनगढ़ंत आरोप नहीं लगाएगा।